हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले अपने मेंस जीएस पेपर 5 और 6 के जो सीरीज हमारी चली है वास्तुकला और संरक्षण के बारे में बात करेंगे। लेक्चर हमारा 4 है और फटाफट से बता दें कि इसमें फ्लो चार्ट और शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हम लोग चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर चीज़ें आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, फटाफट से हम आपको बताते हैं यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर 4 है हमारा, है ना। और इसमें जीएस पेपर 5 का हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष में डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा इसके पहले 3 लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में क्या हम लोग करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला को करेंगे, इसका महत्व और संरक्षण, ठीक है, ये सब सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आज हमारा होने वाला। आगे में कितना चीज़ें हम लोग कवर अप करने वाले हैं इसको हमको यूनिट वाइज आपको बता दें। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, इसका महत्व और ये सब सारी चीज़ें करेंगे। इसमें हमें लग रहा है कि आज हम इसमें वास्तुकला कर लेंगे, बौद्ध वास्तुकला, यूपी में मंदिर, ठीक है, मंदिर के बाद से यूपी में भारतीय इस्लामिक का ये वास्तुकला और यूपी में औपनिवेशिक वास्तुकला। तो लगभग यहाँ पे हम लोग इतनी सारी चीज़ें 4 से 5 पॉइंट यहाँ पे कवर अप करेंगे। अब बाकी ये चीज़ें आगे के लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और आपको माइंड मैप के माध्यम से पहले बता देते हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी लेक्चर से आपको मेंस में 1 से 2 क्वेश्चन मिलने ही मिलने वाले हैं। तो नो डाउट कि आप चीज़ों को बहुत ध्यान से समझेंगे और नोट्स बना लेंगे। क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में भी लिखना चाहें तो लिख लेंगे। बाकी इस पे हम आपको जैसा हम कहे हैं कि आगे हम आपको मेंस की टेस्ट सीरीज में ये चीज़ कराएंगे और आंसर राइटिंग तो करा ही रहे हैं डेली। ठीक है, उसमें आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। आप लोग जो भी चीज़ें हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट कर दिया कीजिए। थोड़ा सा देर लगेगा लेकिन सारे कमेंट्स के हम लोग देखते हैं और कमेंट्स का आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, और जो इसको लेक्चर के देखने में आपको क्या सुझाव, आपको कैसा लगा, क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ आप ज़रूर शेयर करें। ठीक है, कि जब आप शेयर करेंगे तो हम आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि आपको क्या समझ में आ रहा है और इसमें और क्या इंप्रूवमेंट करना रहता है। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे और पहले आपको हम माइंड मैप्स के माध्यम से इसमें बता दें चीज़ें क्या क्या डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम एक एक चीज़ों को इसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये है दोस्तों आज की वास्तुकला, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला और माइंड मैप्स के माध्यम से पहले बता दे रहे हैं क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इसमें उत्तर प्रदेश की वास्तुकला में कि बौद्ध की वास्तुकला में क्या क्या है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड तो इसमें धार्मिक स्तूप है, धर्म राज्य का स्तूप है, चौखंडी स्तूप है और अशोक स्तंभ है। इसको सिर्फ हम इतना ही नहीं यहाँ पे करेंगे, आगे हम इसको डिटेल में आपको थोड़ा सा यहाँ पे हम बताएंगे क्योंकि ये आपको आंसर राइटिंग में यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मंदिर वास्तुकला, जिसमें 10 अवतार मंदिर, भीतरगांव मंदिर, राम जन्मभूमि, ये सारे पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इंडो इस्लामिक के बारे में। ठीक है, इंडो इस्लामिक जो शैलियाँ हैं, इंडो इस्लामिक वास्तुकला क्या है, तो उसमें विशेषताओं में देखेंगे क्या क्या। ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, इमामबाड़ा लखनऊ, सलीम चिश्ती का मकबरा, खुसरोबाग, प्रयागराज। ये चीज़ें क्यों कह रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हम आपको इसमें थोड़ी सी जो चीज़ें हमको लग रहा है कि ये मेंस में पूछा जाने वाला पॉइंट है और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देंगे कि क्या क्या इसमें पॉइंट्स लिखनी है। आंसर में सिर्फ ऐसे पॉइंट बना के तो लिखना नहीं रहता है, जैसा कि आप क्वेश्चन आंसर में देख ही रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे औपनिवेशिक वास्तुकला की। ठीक है, मेमोरियल हॉल और जो सारे एग्जाम्पल है, संस्कृत कॉलेज, राजभवन, विधान भवन, बेगम समरू चर्च, इन सब के बारे में 2-2, 4-4 लाइन जानेंगे। उसके बाद से बात करेंगे इसके महत्व की। ठीक है, महत्व के बारे में हम जानेंगे, इसके रख रखाव के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, ये सब सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। और देन उसके बाद से हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ये सब सारी चीज़ें, जिसमें संग्रहालय है, पूरा लेक है और ये पुरातत्व विभाग की ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लेंगे, फटाफट से स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1 करके, क्योंकि आगे चीज़ें डिटेल में हमको डिस्कस करनी है। तो ये एक माइंड मैप के माध्यम से जान के इस लेक्चर में क्या क्या हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे हम यहाँ पर डिटेल में। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं वास्तुकला, इसका महत्व और संरक्षण, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो डिटेल में जो हम थोड़ा सा बताएंगे, ये लाइनें आपको आंसर राइटिंग करते समय उसके इंट्रोडक्शन में और कंक्लूजन में काम आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो देखिए 2-3 लाइनें कितनी कंक्रीट लिखी हुई यहाँ पे, इसको ध्यान से समझिए इसके महत्व और संरक्षण के बारे में। कि उत्तर प्रदेश जो है प्राचीन भारतीय आर्य सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किसका विकास हुआ, प्राचीन भारतीय आर्य सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, जिससे हिंदू, इस्लाम, बौद्ध धर्म, यूरोपीय जैसी शक्तिशाली राज्य और साम्राज्यों की एक धारा चली, जिनके प्रभाव उनके सांस्कृतिक विकास के प्रवाह में, ठीक है,
माध्यम से फैला था? किसके प्रवाह के माध्यम से फैला था? तो उनके सांस्कृतिक विकास से। तो इसमें देखिए एक ही लाइन में किस तरीके से, जो कल परसों हम लोग जो एक क्वेश्चन आंसर देख रहे थे उसमें इसी तरीके से उत्तर प्रदेश को उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था वास्तुकला को लेके, कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश आप कह लेना कि विभिन्न धर्मों का एक पालना रहा है, जहाँ पे विभिन्न धर्म प्राचीन काल से लेकर अब तक, चाहे हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, उनका सबका प्रचार प्रसार उत्तर प्रदेश की धरती पे बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश की उत्कृष्टता। ठीक है, उत्कृष्ट जो वास्तुकला है यहाँ के, उसमें बौद्ध स्तूप, ठीक है, विहार, प्राचीन मठ, टाउनशिप, किले और द्वार, महल, मंदिर, मस्जिद, मकबरे आदि अन्य सामुदायिक संरचनाएं भी शामिल हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश के वास्तुकला का एक अच्छा नमूना पेश करती हैं। और यहाँ पे इसके बाद से हम देखेंगे कि सबसे पहले जो बौद्ध वास्तुकला है, ठीक है, बौद्ध वास्तुकला, जिसमें सबको इम्पोर्टेंट, जैसे आंसर लिखते समय इसको काम आएगा, तो इसलिए आप हम डिटेलिंग थोड़ा सा दे दे रहे हैं कि धार्मिक स्तूपा सारनाथ का, ठीक है, धर्मराज का स्तूप सारनाथ, चौखंडी स्तूप सारनाथ और अशोक स्तंभ, ये 4 पॉइंट जो है बौद्ध वास्तुकला से काफ़ी इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, चलिए 1 बाय 1 करके यहाँ हम इसको देखेंगे। तो यूपी में बौद्ध का वास्तुकला जो है, बौद्ध धर्म का, वो किस तरीके से रहा है। तो 3री शताब्दी में, देखिए 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्यों के उदय के साथ कला और वास्तुकला इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा। ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने सारनाथ और कुशीनगर का दौरा किया, स्तूपों और विहारों का निर्माण का आदेश दिया। इनके निशान तो लुप्त हो गए हैं, लेकिन सारनाथ, इलाहाबाद, मेरठ, कौशाम्बी, शंकिशा, वाराणसी में पाए गए स्तंभों में कि जो अवशेष है वो मौर्य कला की उत्कृष्टता का संकेत देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जो जो यहाँ पे नाम मेंशन किया हुआ है ये बुद्ध से रिलेटेड, जब भी उत्तर प्रदेश में बुद्ध की बात आएगी, बौद्ध धर्म की, तो इन शहरों का नाम आप इजीली वहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हैं, जिसमें सारनाथ, इलाहाबाद, मेरठ, कौशाम्बी, शंकिशा, वाराणसी और कुशीनगर। ठीक है, तो ये सब नाम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यूपी में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्थल हो जाएंगे। अब अगला देखते हैं कि धार्मिक स्तूपा। ठीक है, धार्मिक स्तूपा पर दिखा दे आपको कुछ इस तरीके का है, सारनाथ का धार्मिक स्तूपा ये। ठीक है, और इसके बारे में जो 2-4 लाइनें जो लिखने के लिए रहेंगी हमारे लिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो उसको हम बता देते हैं। धार्मिक स्तूपा देखिए, वाराणसी के पास सारनाथ में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य संरचना है ये। मतलब कहाँ पे स्थित है, तो उसके बारे में जान लीजिए कि बनारस के सारनाथ में स्थित है और भारत में सबसे प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। धार्मिक स्तूप का निर्माण लगभग 500 ईस्वी में अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और इसके पुराने ढांचे को बदलने के लिए किया गया था, इसके पूर्व में जैसे पहले से निर्मित था। तो धार्मिक स्तूपा के बारे में जब लिखने के लिए आएगा तो 2-3 पॉइंट क्या लिखेंगे हम, पॉइंट्स के फॉर्म में जब वहाँ लिखेंगे तो ऐसे। ठीक है, पहला कि ये सारनाथ और वाराणसी में स्थित है और ये अशोक के काल में निर्मित है और लगभग 500 से 250 ईसा पूर्व में इसका जो भी बनावट इस ढांचे को बनाया गया था। धार्मिक स्तूपा के बारे में अगर और चीज़ देखें तो ये स्तूप हिरण पार्क, ठीक है, ऋषिपत्तन का प्रतिनिधित्व करता है। पार्क का महत्व अधिक क्यों है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने शिष्यों को पहला उपदेश दिया था, जिससे अष्टांगिक मार्ग प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे ये जो धार्मिक स्तूपा और यहाँ का हिरण पार्क है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बुद्ध का पहला उपदेश और अष्टांगिक मार्गों की यहाँ पे व्याख्या मिलती है। अगला पॉइंट देखेंगे हम, धर्मगाजी का स्तूपा। ठीक है, धर्मगाजी का स्तूपा यहाँ पे डिटेलिंग इसलिए करा रहे हैं कि आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इसमें आपको वहाँ पे पॉइंट्स लिखने रहेंगे, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हमको नाम न बता के माइंड मैप के माध्यम से थोड़ी डिटेलिंग आपको बता दें, 2-2 4 लाइन, ताकि आप यहाँ से अगर आप नोट्स भी बनाते हैं दोस्तों तो यह चीज़ आपके लिए मेंस में लिखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। देखिए, धर्मराज का स्तूपा के बारे में, यह पूर्व अशोक स्तूपों में से एक है जिसकी केवल नींव शेष है। मतलब अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, लगभग केवल सिर्फ उसकी ये आप देख सकते हैं खंडहर के तौर पे जो भी उसके पुराने अवशेष हैं वही बच गए हैं। ये भी सारनाथ में स्थित है ना। और मार्शल और कोनों के अनुसार ये मूल स्तूप अशोक के स्तंभ का है, अशोक के समय का है, ये इनके अकॉर्डिंग है। ठीक है, अगला स्तूपा देख लेते हैं, चौखंडी स्तूप। ठीक है, चौखंडी स्तूप के बारे में क्या है कि ये भी वही सारनाथ में स्थित है और महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूप है, जो कैंट रेलवे स्टेशन वाराणसी से 8 किलोमीटर दूर स्थित है, चौखंडी स्तूपा। तो चौखंडी स्तूपा के बारे में वही 2 पॉइंट लिख देंगे, कहाँ पे स्थित है और बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो आपके आंसर इनरिचमेंट में काम आएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से बौद्ध धर्म से अशोक स्तंभ, जो सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष स्तंभ है, इसके बारे में सब लोग तो जानते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत बातें हैं जो यहाँ पर बता दें कि इसके बारे में जब लिखना होगा पॉइंट में तो बताएंगे अशोक के स्तंभ से ये वहाँ से जुड़ा हुआ है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि चुनार बलुआ पत्थर से बना हुआ है और भारतीय वास्तुकला के प्रसिद्ध उदाहरण है, जिसमें शीर्ष स्तंभ में 4
सिंह को दिखाया गया है और सारनाथ में ये स्थित है। इसके बारे में जो एक दूसरी जुड़ी चीज़ें बताई जाएगी, किनारे पर खड़े पहियों से सजाया गया है जिसमें जानवरों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, है ना, और उस पर आधार पे एक बेल घंटे के आकार का उल्टा कमल है, यानी जो आप ये देख सकते हैं ये वाला पोर्शन अबेकस जिसको कहते हैं, ये उल्टा, ये इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चरिंग है और यहाँ पे कुछ एनिमल बने हुए हैं। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा, मतलब जब भी आप आंसर लिखेंगे ना इसके बारे में, जब पॉइंट को मेंशन करेंगे तो आपके पास 2 से 3 पॉइंट ऐसे बना के लिखने के लिए हो, इस वजह से इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस करते चल रहे हैं। अब इसके बाद अगला वास्तुकला जो आता है हमारे पास मंदिर को लेकर, ठीक है। मंदिर वास्तुकला उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी है, तो इसमें इंपॉर्टेंट है दशावतार का देवगढ़ मंदिर, भीतरगांव मंदिर कानपुर और राम जन्मभूमि अयोध्या, ठीक है। तीनों मंदिरों को डिटेल में देखेंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की इस बार संभावना काफ़ी ज़्यादा है। और खास करके राम जन्मभूमि अयोध्या से तो एकदम इसको आप कहते हैं ना कि मोस्ट प्रायोरिटी रखिएगा, क्योंकि प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को सजे हुए अयोध्या एक अपना नया अध्याय जोड़ रहा है। अगला पॉइंट देखेंगे दशावतार मंदिर देवगढ़, तो ये दशावतार मंदिर देवगढ़ का है। इस मंदिर के बारे में जान लीजिए, अभी बताया है ये मंदिर आपका दशावतार मंदिर देवगढ़, ठीक है। इसके बारे में जो 1-2 पॉइंट की, ये मंदिर विष्णु मंदिर है, ठीक है, और पत्थर के सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से एक है जो उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में 500 ईसा पूर्व में बनाया गया था। तो ये पॉइंट ध्यान रहेगा दशावतार मंदिर के बारे में कि विष्णु मंदिर है और सबसे पुराना मंदिर है दशावतार मंदिर है। ये शायद गुप्ता पीरियड का है, ठीक है, गुप्ता पीरियड की ये मंदिर हैं, तो ये भी एक पॉइंट इसमें आप ऐड कर लेंगे। अगला मंदिर भीतरगांव मंदिर कानपुर, भीतरगांव मंदिर कानपुर के बारे में, ये भीतरगांव मंदिर का स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि ये भीतरगांव मंदिर एक सीढ़ीदार ईंट की इमारत है जिसके सामने टेराकोटा पैनल है, गुप्त साम्राज्य की ये चीज़ें हैं, ठीक है, और 6वीं शताब्दी में बनी है। ये सबसे जीवित पुराना टेराकोटा हिंदू मंदिर है जिसकी छत और शिखर ऊंचे हैं, है ना। हालांकि 18वीं शताब्दी में इसके ऊपरी पक्ष को कुछ क्षति पहुंचाई गई थी, तो वो चीज़ें तो आप जानते हैं कि आगे चल के इसमें थोड़ी सी नुकसान तो बहुत लोगों ने किया ही, लेकिन भीतरगांव मंदिर कानपुर ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला चीज़ को मैप के माध्यम से कैसे आप लोकेट करेंगे, ठीक है। तो जब मैप के माध्यम से बात आएगी तो आप ऐसे बताए थे आपको, एक यूपी का मैप बनाएंगे, बॉक्स में करेंगे और जो जो इमारतें हैं उसको आप मेंशन कर देंगे। तो ये देखिए कानपुर में आप देखिए ईंट से निर्मित प्राचीनतम भीतरगांव मंदिर, है ना। ललितपुर का ये देवगढ़ दशावतार मंदिर, उसमें पॉइंट ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे कि ये ललितपुर देवगढ़ का मंदिर जो है, इस वाले मंदिर में देवगढ़, इसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा ललितपुर, ठीक है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है, इसे यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। और बाकी चीज़ जौनपुर का ये देखेंगे शर्किश शैली की अटाला मस्जिदें, ठीक। जौनपुर आगरा में जो ये मॉडर्न अभी आगे आके मुगल काल में जब आएंगे तो आगरा किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, सब सारी चीज़ें, ये तो सब अभी प्राचीन का 2 पढ़े हैं जो अभी प्राचीन का। और इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अध्याय जो आता है अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में देखिए कि अयोध्या माना जाता है कि शुरुआत से अस्तित्व में है और माना जाता है कि कई हज़ार साल पहले पृथ्वी पर मौजूद देवताओं की गतिविधियों का केंद्र रहा है। अयोध्या का प्राचीन नाम एक बता दें कि अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत भी है। इस पर हम लोग एक क्वेश्चन आंसर के पार्ट में करेंगे तो अयोध्या के बारे में वहाँ पर पूरी डिटेलिंग में एक चर्चा होगी कि अयोध्या का क्या सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व है, ठीक है, और किस तरीके से प्राचीन धरोहर को सजे हुए है अभी तक। तो ये अयोध्या का प्राचीन मंदिर जो नया मंदिर बन चुका है, ये किस शैली में बना है, इस शैली को भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। नागर शैली में बना हुआ ये मंदिर है, ठीक है, नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। और इसके क्या क्या फीचर्स हैं उसको जो हम एक क्वेश्चन आंसर के माध्यम से वहाँ पर डिटेल करेंगे कि नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, ठीक है, उस पर क्वेश्चन रहेगा, वहाँ पर हम लोग कंप्लीट डिटेलिंग करेंगे। यहाँ पर बस आंसर राइटिंग के माध्यम से अयोध्या के बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लिए। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस्लामिक वास्तुकला क्या क्या रहा है। उत्तर प्रदेश में इस्लामिक वास्तुकला यानी जो मुगल पीरियड है उस टाइम क्या क्या आर्ट एंड आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला क्या क्या स्थापित हुए हैं। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा कि भारतीय इस्लामिक वास्तुकला का उत्तर प्रदेश पे क्या उसका प्रभाव रहा है, उसको आप डिस्क्राइब कीजिए, या फिर वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसका क्या महत्व है। तो ये चीज़ें देखेंगे। और एक चीज़ ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे एकदम करक्स नोट्स है ना, करक्स नोट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। ये चीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल कर, डायरेक्ट आपको मेंस आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा, टू द पॉइंट, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेलिंग भी नहीं है और एक कंक्रीट सॉलिड मैटर है ये। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश का इस्लामिक वास्तुकला। 12वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम शासन की स्थापना होती है और बहुत सारी यहाँ पे स्थापत्य की चीज़ें देखी गई। दोनों परंपराओं में काफ़ी मिश्रण भी हुआ, यहाँ पे एक तरह से मिक्सिंग भी हुई, जिसमें यूपी में तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जिसमें कुछ सामने हम देख सकते हैं, इससे मस्जिद और मकबरे आदि इस्लामिक वास्तुकला के केंद्र हैं। इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है हमारे लिए कि इसकी विशेषताएं क्या थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। डायरेक्ट पॉइंट आप एग्जाम में मेंशन करेंगे मेंस के आंसर आंटी कॉपी में, ठीक है, कि भारतीय इस्लामिक वास्तुकला की विशेषताएं।
पहली विशेषता क्या है कि इस्लाम देशों में इमारतें ईंट, चूने और गारे से बनी होती थीं। शैली क्या है? धनुष्कार शैली है। इसका अर्थ है मेहराब, गुंबद और तहखानों पर आधारित वास्तुकला है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि अरबी स्टार मोटिफ और पंचकोण, षटकोण, अष्टकोण यानी इस तरह से जो कोण में बन के वृत्ताकार जैसी ज्यामितीय डिजाइन के साथ सजावटी छिद्रित जालियाँ बनी हुई हैं। और उद्यान इस्लामी वास्तुकला के एक अभिन्न अंग है। यानी आप बात करें गार्डनिंग जो है ये इस्लामिक वास्तुकला का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है। तो ये सब सारी पॉइंट्स आप याद रखें किसके रिस्पेक्ट में? भारतीय इस्लामिक वास्तुकला की विशेषताओं में। ठीक है, अब एक एक करके हम यहाँ पे जो भी इस्लामिक वास्तुकला हैं उसको देखेंगे। ठीक है, जो भी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा। तो पहला बात करते हैं आगरा के किला की। आगरा के किला के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ये आगरा का किला आप देखिए कुछ इस तरीके से बना। ये विश्व विरासत स्थल में भी है यूपी का, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आगरा का किला। इसके साथ साथ ताजमहल भी अभी आएगा। तो अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जो हमें सिर्फ लिखना है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, हमें दोस्तों बहुत सारी बातें यहाँ पे नहीं समझनी है, जाननी है क्या है आगरा किला, कैसे उत्तर प्रदेश में इसका क्या रिलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वही जानेंगे। तो 1565 ईस्वी में अकबर के द्वारा ये निर्मित है ना, और डिजाइन कला से एक उत्कृष्ट ये बना हुआ एक उदाहरण है। और किले के अंदर जो बात करेंगे मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने ख़ास, ठीक है, और मुशम्मन बुर्ज सहित बहुत सारी उत्कृष्ट इमारतें बनी हैं। तीन चीज़ें क्या अंदर हैं इसके किले के? मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने ख़ास, ठीक है। और किले के अंदर जहांगीर का महल, खास महल, शीश महल, अन्य महत्वपूर्ण स्मारक हैं। याद क्या रखना है यहाँ से हमें, क्या ध्यान देंगे? जो आंसर राइटिंग हम लिखेंगे 1565 ईस्वी में बना है अकबर के द्वारा, ठीक है। और इसके अंदर मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने ख़ास है, जहांगीर का महल है और शीश महल है, ये सब सारी चीज़ में बनी हुई है। ठीक, बात करेंगे ताजमहल की। ताजमहल के बारे में बात करेंगे तो वही देखिए आगरा में स्थित है और विभिन्न तरीके से सौंदर्य चमक की भी एक विश्व विरासत स्थल है। वहाँ पे लिख सकते हैं मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक, लेकिन ज्योग्राफिकली इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे बताएंगे कि आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित ताजमहल वास्तुकला का भव्यता का प्रतीक है। क्या क्या इसमें उपयोग हुआ है? सफ़ेद संगमरमर का यूज हुआ है, सभी जानते हैं। और पित्रा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, पित्रा स्टाइल में बना हुआ है और जो भी सजावटी और बहुत सारी चीज़ों से इसको परिपूर्ण किया गया है। तो 2-3 पॉइंट हम कैसे वहाँ पे मेंशन करेंगे कि आगरा को लिखेंगे, मैप पे लोकेट करेंगे। इस आगरा यमुना नदी के तट पर ये ताजमहल स्थित है और ये पित्रा का शैली का यूज हुआ है, संगमरमर का यूज। बस 2 से 3 पॉइंट मेंशन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएगा जो मेंस की टेस्ट सीरीज में है, आगे हम आपको डिस्कस कराएंगे वो चीज़। फतेहपुर सीकरी की बात करें तो ये आगरा से लगभग 37 किलोमीटर दूर पश्चिम चट्टानी राज्य के ऊपर किनारे स्थित है। यहाँ पे क्या है कि नियोजित शहर बसाने के लिए यहाँ पे किया गया था एक, तो कुछ इस तरीके से फतेहपुर सीकरी का यहाँ पे चीज़ें आप देख सकते हैं। यह भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर वहाँ पर लिखने के लिए काम आएगा वास्तुकला में। हासफी इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा यानी लखनऊ का, तो इसके बारे में बात करेंगे। लखनऊ में ये विशाल संरचना है, नवाब असफुद्दौला के द्वारा बनवाया गया है और ये उस समय के काफ़ी उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक माना जाता है। सेंट्रल हॉल दुनिया का सबसे बड़ा वॉल्टेड चैम्बर के रूप में यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, तो ये लखनऊ का इमामबाड़ा। उसके बाद सलीम चिश्ती का मकबरा, सलीम चिश्ती के मकबरे के बारे में बात करेंगे। सलीम चिश्ती का मकबरा ये मुग़ल वास्तुकला का वही फिर एक उदाहरण है। सूफी सलीम चिश्ती के लिए बनवाया गया था और यहाँ पे मुग़ल बादशाह अकबर ने संत के सम्मान बना। ठीक है, तो ये चीज़ उतना बस याद रखेंगे, सलीम चिश्ती का मकबरा। ठीक है, और ये किसके में बना था? सूफी सलीम चिश्ती के लिए बना था, बस इतना याद रखेंगे। खुसरो बाग के बारे में बात करेंगे। खुसरो बाग क्या है? खुसरो बाग के बारे में देखेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है कि ये ऐतिहासिक है और इसमें जहांगीर और राजपूत की उसकी जो पत्नी थी यहाँ पे इनका मकबरा है। ठीक है, उसके बेटे खुसरो का मकबरा है और उसकी बेटी का भी एक यहाँ पे मकबरा है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, प्रयागराज यूपी में स्थित है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है खुसरो बाग का। तो खुसरो बाग कहाँ पर है? खुसरो बाग हो जाएगा ये प्रयागराज यूपी में स्थित है और स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड है। मुग़ल काल में जहांगीर और उसके 2-3 जो भी घर वाले थे यहाँ पे उनकी कब्रगाहें हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस तरह से नहीं रह गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, यूपी में औपनिवेशिक वास्तुकला, यानी हम सब लोग लास्ट इसमें है औपनिवेशिक वास्तुकला की बात करेंगे। मतलब यहाँ पे जो ब्रिटिश के दौरान यहाँ पर उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई हैं उसके बारे में देख लेंगे। तो देखिए, अंग्रेज़ों ने तो आर्किटेक्चर बहुत सारी चीज़ें बनाई, लेकिन उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो थोड़ा सा उसको मैं डिटेल देख लेंगे। अंग्रेज़ों ने उत्तर प्रदेश में बहुत सारी इमारतें बनवाई। ठीक है, तो इसमें क्या बेसिकली दिखता है कि वास्तुकला में साम्राज्यवादी झुकाव को परिचित कराया, पारंपरिक तौर से यूरोपीय और नवशास्त्रीय को गाथिक शैली में। ठीक है, गाथिक शैली के साथ साथ इस्लामिक इंडो शैली का एकीकरण हुआ, यानी मिक्सअप कर दिए लोग, एक साथ कर दिए।
जिसको आज उत्तर प्रदेश में बहुत विभिन्न सारी इमारतों में से लखनऊ के और उत्तर प्रदेश के बहुत सारी इमारतों में देखा जा सकता है। अब देखेंगे यहाँ पे लखनऊ कुछ एग्जांपल। मेयो मेमोरियल हॉल, मेयो मेमोरियल हॉल के बारे में बात करेंगे। प्रयागराज में स्थित है, 1879 में इसको आर रॉस्किल के द्वारा इसको सब बनाया गया था। 19वीं 20वीं शताब्दी में ये औपनिवेशिक वास्तुकला को प्रदर्शित करता रहा और हॉल थॉर्नहिल और मेन मेमोरियल लाइब्रेरी के नज़दीक स्थित है। अगला पॉइंट देखेंगे, ऑल सेंट्स कैथेड्रल, ठीक है, ये भी उन्हीं के टाइम का है, औपनिवेशिक काल का है। 19वीं शताब्दी में ये गॉथिक स्थापत्य शैली में बना हुआ और ये एक स्टोन चर्च है, ठीक है, स्टोन चर्च के रूप में जाना जाता है इसको। तो ये चीज़ इसमें ध्यान रखेंगे। वाराणसी का संस्कृत कॉलेज देख लेते हैं। वाराणसी का संस्कृत कॉलेज की वर्तमान इमारतों का निर्माण गॉथिक शैली में भी जो है औपनिवेशिक के मोस्ट गॉथिक शैली में निर्माण कराया गया है। भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने एशिया की बेहतरीन वास्तुकला में से बनारस विश्वविद्यालय भवन का निर्माण कराया था। तो बनारस का संस्कृत कॉलेज है, उसके साथ में बिल्डिंगों को बनाया गया। लखनऊ का राजभवन के बारे में बात करें तो लखनऊ का राजभवन ये भी यहीं से राजभवन कोठी हयात बख्श हुआ करती थी और मेजर जनरल क्लाउड मार्टिन ने अपने निवास के रूप में इसको डिजाइन किया था। वर्तमान में लखनऊ में स्थित है। विधान भवन की बात करेंगे, फटाफट से देखते हैं। लखनऊ का विधान भवन 1922 में इसको निर्माण सर हरकोट बटरल के द्वारा किया गया था। इसमें 2 विधानसभाएं हैं जिन्हें काउंसिल हाउस भी कहा जाता है और ये इसको पूरा करने में लगभग 6 साल लगे। ये सब बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान ये रखना है कि ये 1922 में निर्माण हुआ है, हरकोट बटरल के द्वारा बनाया गया है और ये भवन जो है अभी लखनऊ में, ठीक है, जिसे अब GPO के नाम से, लखनऊ GPO के नाम से जाना जाता है, ये आपका भवन, ठीक है। बेगम समरू चर्च का महल के बारे में बात कर ली, एक इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर है। सरदाना मेरठ में स्थित है ये, सरदाना मेरठ बेगम समरू चर्च, ठीक है। आवर लेडी ऑफ ग्रेस का विशेष अधिकार इसमें गिरजाघर है और एक रोमन कैथोलिक चर्च है और यूरोपीय स्थापत्य शैली का एक विशेष उदाहरण, यूरोपीय स्थापत्य शैली का एक विशेष उदाहरण है। तो बेगम समरू का ये चर्च महल कहाँ पर हम देखेंगे, ये इसके बारे में देखेंगे, ये मेरठ में स्थित है, सरदाना मेरठ में। इसके बाद सब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे, वास्तुकला का महत्व, ठीक है। वास्तुकला का महत्व क्या है, ठीक है। वीडियो देख रहे हैं, चलिए इसको अगले लेक्चर में देखेंगे। हमें लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसको अगले लेक्चर में देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, बाकी के उसके आगे हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम बता दें आपको कि इसके पहले वाले 2-3 पार्ट में हमने उत्तर प्रदेश के इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन शहर को डिस्कस कर रखा है पेपर 5 के। तो ये मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हम बता दें कि वो जाके जिन दोस्तों को, जो दोस्त नए हैं, नए साथी जुड़े हुए हैं, वो इस वीडियो को देखें, कितना इंपॉर्टेंट है। इसको आप अपने अनुभव को साझा करें कमेंट में। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे 3 लेक्चर में हम बता दें कि किस तरीके से हम लोग कंप्लीट किया। एक लेक्चर में ये प्राचीन इतिहास परिचय, एक में मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास कंप्लीट किए थे, उसके बाद से कला और संस्कृति, प्राचीन शहर, यानी 3 लेक्चर्स में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं जिसमें हमने इसको कवर कर रखा है। आज के बारे में दूसरा हम लोग कंप्लीट कर ही रहे हैं। आपको बता दें कि आप एकदम निश्चिंत रहिए, पूरे पेपर 5 और 6 को ऐसे यूनिट वाइज फ्लो चार्ट के माध्यम से, ठीक है, फ्लो चार्ट के माध्यम से हम चीज़ें आपको कंप्लीट करा देंगे। जैसा कि आपने हम शुरू से हम आपसे कहे थे कि फ्लो चार्ट और नोट्स के माध्यम से हम कंप्लीट कराएंगे, तो ये चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, ठीक है। और यहाँ तक हो गया। और एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि जो लोग नए हैं वो इस चीज़ का ध्यान दें कि आंसर राइटिंग के लिए कैसे सेशन, एक बिगिनर्स के लिए आंसर राइटिंग कैसे किया जाए UPPCS मेंस को लेके, उसके लेके हमने एक बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बना रखी है, जिसमें आंसर राइटिंग के लिए एक अलग से, और UPPCS मेंस में जो GS को कैसे PYQ पढ़ा जाए उसके लेके कौन कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है उसके लिए भी वीडियो बना रखी है। तो जो साथी नए हैं फटाफट से यहाँ से जुड़ जाएँ, है ना, इस वीडियो को जाके देखें। और दोस्तों एक चीज़ इंपॉर्टेंट कि मेंस की तैयारी करने के साथ साथ प्रीलिम्स में भी आपका पकड़ बना रहे, उसके लिए हम करंट अफेयर, जो प्रीलिम्स हमको 25 से 30 क्वेश्चन दे के जाएगा, पिछले 4 महीनों करंट अफेयर का वीडियो पड़ा हुआ, जाइए आप उसको देखिए और उसके साथ साथ अपनी प्रीलिम्स की करंट अफेयर की तैयारी को भी आप साथ साथ लेके चलिए। आपकी क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और कि जो लोग फ्री मटेरियल की बात करें, PDFs वगैरह की, वो टेलीग्राम एक ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर जुड़ जाइए, लिंक यहाँ पे दे दिए हैं। वहाँ पे सारी चीज़ें आपको फ्री, जो भी मटेरियल्स अवेलेबल है वहाँ पे उस पर जुड़िए, फिर आगे की बात हम जो भी चीज़ें वहाँ पे आगे आपको बताया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।